हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज में आज हमें पढ़ना है उत्तर भारत के विशाल मैदान। हम इससे पहले पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे विशाल मैदानों के बारे में। ठीक है, तो विशाल मैदानों में सबसे पहले तो जान लेते हैं जो उत्तर भारत के विशाल मैदान है किन नदियों से किन नदियों तक फैले हैं। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक की बात हमें करनी है। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ की तीन मेन बड़ी नदियां हैं। इन नदी तंत्रों के बीच में जो फैला हुआ मैदान है उसकी हमें बात करनी है। ठीक है, तो इस मैदान की जो लंबाई है वो कितनी है? इस मैदान की लंबाई है 3200 किलोमीटर और औसत जो चौड़ाई है वो 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर। ये मैदान जो है वो असम में सकरा हो जाता है। सबसे सकरा कहाँ पर है ये मैदान? असम में। ठीक है, इस मैदान में जो सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है? वो है जलोढ़ मिट्टी। एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि जलोढ़ मिट्टी अधिकतम कितनी गहराई तक पाई जाती है? तो अधिकतम पाई जाती है 6000 मीटर गहराई तक। लेकिन इन स्थानों पर जो उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं वहां पर अधिकतम कितनी गहराई तक पाई जाती है? वहां पर अधिकतम 2000 मीटर गहराई तक पाई जाती है। लेकिन ऐसे अगर जनरल में बात करें विश्व में जलोढ़ मिट्टी की अधिकतम गहराई कितनी पाई जाती है? तो 6000 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या विशाल मैदान का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जो रीजन है यहाँ के, सबसे पहला रीजन हमें देखना है भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो भाबर प्रदेश जो है, जो हमने हिमालय की श्रेणियाँ बताई थी उसमें सबसे जो दक्षिणी श्रेणी थी शिवालिक। शिवालिक के जो गिरिपाद हैं, फुट हिल्स, जो निचला एरिया है, वहाँ पर सिंधु से तीस्ता नदी तक पाए जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से तीस्ता नदी तक। ये जो एरिया है वो बहुत कंक्रीट, पथरीला, कंकड़ पत्थर अधिक पाए जाते हैं। जो यहाँ की नदियाँ हैं इन कंकड़ पत्थरों को लाकर जमा कर देती हैं, जिससे और जो नदियाँ हैं वो उन पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होती हैं, जिससे वो दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इस प्रदेश में नदियाँ जो हैं अदृश्य हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। जैसे एक कंकड़ पत्थर ऊपर जमा हो गए और नीचे से नदी बह रही तो दिखाई देगी नहीं, तो इसलिए इसको कहते हैं इस प्रदेश में नदियां अदृश्य हो जाती है। इस प्रदेश में दो स्ट्रक्चर बनते हैं, जलोढ़ शंख और जलोढ़ पंख। तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंख क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पर्वतीय एरिया है, कोई नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर सब लेके आएगी। वो कंकड़ पत्थर यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे करके जमा हो जाएंगे। तो ये पंख के आकार में जब जमा हो जाते हैं तो इसको कहते हैं जलोढ़ पंख। ठीक है, और समय के साथ ये जो कंकड़ पत्थर है इनकी मात्रा बढ़ती जाती है और ये किसका रूप ले लेते हैं? शंख का रूप ले लेते हैं, जलोढ़ शंख। ठीक है, तो ये इस एरिया के दो स्थलाकृतियां जिनको कहेंगे जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु। अब भाबर के बाद हमें जिस प्रदेश की बात करनी है वो है तराई प्रदेश। किसकी बात करनी है? तराई प्रदेश। क्या होता है तराई प्रदेश में? भाबर प्रदेश में जो नदियां पत्थरों के नीचे विलुप्त हो गई थी या अदृश्य हो गई थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो तराई प्रदेश में निकलकर बाहर आ जाती हैं। इस प्रदेश में जो रचना होती है इस प्रदेश की, वहां पे बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। ये इस क्षेत्र की विशेषता है। ये जो क्षेत्र है वो भाबर के दक्षिण में फैला हुआ है। 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। 10 से 20 किलोमीटर चौड़ाई है, भाबर के दक्षिण में है, चिकनी मिट्टी बारीक कंकड़ पत्थर से निर्मित है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो भाबर प्रदेश में नदियां अदृश्य हो गई थी वो तराई प्रदेश में दिखाई देने लगती हैं। अब तीसरी हम बात करेंगे बांगर प्रदेश की। इसकी बांगर प्रदेश की। बांगर प्रदेश तराई के दक्षिणी एरिया है। ठीक है, इसको पुरानी कांप मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरानी कांप मिट्टी, या फिर इसको क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। वह स्थान जहां पर पहले तो नदियां
नदियों ने अपना मिट्टी जमा की थी, लेकिन अब नदियों का बाढ़ का जल उस स्थान तक नहीं पहुंच रहा है कि उस मिट्टी के ऊपर और मिट्टी या नई मिट्टी जमा करी जा सके। तो ये पुरानी काप मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, बागर मिट्टी। अब नदियों का बाढ़ का जल वहां तक नहीं पहुंच रहा है, इसे कहते हैं बांगर मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे चूना की प्रधानता होती है। इस स्थान की विशेषता क्या है? चूना की प्रधानता होती है और यहाँ पे कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर्स का यूज करके इसको कृषि योग्य भूमि बनाया जा सकता है। तो ये हो गया बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी के बाद जो हमें मिट्टी पढ़नी है वो खादर। सबसे उपजाऊ मिट्टी, जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है, ये नवीन काप मिट्टी है, वो कौन सी है? वो है खादर मिट्टी। ठीक है, यहाँ के भूमिगत जल सबसे ज्यादा होगा क्योंकि नदियों का जल पहुंच रहा है, तो भूमिगत जल ज्यादा होगा। बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, कृषि के लिए उपयोगी होती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रम याद रखेंगे, भाबर, तराई, बांगर, खादर। भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो ये हो गया उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदानों में अभी हमें प्रादेशिक विभाजन पढ़ना है। विशाल मैदानों का प्रादेशिक विभाजन। कौन सा विभाजन? प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम जो मैदान पढ़ेंगे वो है पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान। इस मैदान को क्या कहा जाता है? इसे सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये वाले मैदान में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है या कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? ये है बांगर मैदान, बांगर का क्षेत्र। बांगर का क्षेत्र, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी या पुरानी काप मिट्टी का क्षेत्र। यहाँ पे कुछ दोआब पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनको देख लेते हैं। सबसे पहला है बिस्ट दोआब। बिस्ट मतलब ब्यास और सतलज। अगर ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ब्यास और सतलज। दूसरा दोआब है बारी दोआब। बारी दोआब मतलब ब्यास और रावी। तीसरा है रचना दोआब। रचना मतलब रा मतलब रावी, चना मतलब चिनाब। ठीक है, रचना दोआब। फिर है चाज दोआब। चाज मतलब चा मतलब चिनाब और झा मतलब झेलम। कौन सा? झेलम। ठीक है, और एक लास्ट दोआब पढ़ना है सिंध सागर दोआब। कौन सा? सिंध सागर दोआब। ठीक है, झेलम, चिनाब और सिंध नदियों के बीच जो दोआब पाया जाता है, झेलम, चिनाब और सिंध नदियों के बीच जो दोआब पाया जाता है उसे कहते हैं सिंध सागर दोआब। तो ये हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान। अब हमें जो अगला मैदान पढ़ना है वो पढ़ना है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? जो अरावली श्रेणी है हमारी, अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग में पाया जाता है राजस्थान का मैदान। ठीक है, यहाँ पे कुछ झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे सांभर इस एरिया में, डेडवाना, लोनकरसर और कुचामन। ऐसे भी आ जाता है। ये झीलें किस राज्य में स्थित हैं? कुचामन और डेगाना झील। डेगाना झील ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये राजस्थान के मैदान में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। सांभर झील इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील है। अब तीसरा मैदान हमको पढ़ना है प्रादेशिक विभाजन में, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा के मैदानों को कई उपभागों में विभाजित किया गया है, जैसे ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है केवल वही पढ़ेंगे। इसमें कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे गोखुर झील। गोखुर झील, गोखुर झील कहाँ बनेगी? देखो, गोखुर झील मध्य गंगा के मैदानों में बनती है। मध्य गंगा के मैदानों में देखो, जब पहाड़ों से नीचे
नदियाँ उतर आती हैं तो नदियों का स्लोप जब कम हो जाता है तो उनकी जो गति है वो धीमी हो जाती है। जब गति धीमी हो जाती है ना, तो नदियाँ क्या करती हैं, अपना मार्ग परिवर्तन कर सकती हैं। जैसे ऐसे ऐसे बह रही हैं, है ना, तो ये ऐसा हो सकता है कि अब ऐसे बहने लगें, ठीक है, ऐसे बहने लगे तो इस एरिया में तो पानी भरा रह जाएगा। इसी को कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील। जो छूट जाती है झील उसे गोखुर झील, और इसी गोखुर झील को कहीं कहीं छाड़न झील भी कहा जाता है। और निम्न गंगा के मैदानों में दो जो स्थलाकृतियां हैं हमें वो याद रखनी हैं। वो दो स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं? पहली है दो स्थलाकृति, एक है चार, एक है बील। देखो बील को याद करने का तरीका तो ये है, बिल से याद कर लो, बिल नीचे होता है तो चार क्या हो गया, ऊपर होगा, ठीक है। जैसे डेल्टाई प्रदेश में कहीं कहीं पे टीले पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले, ठीक है। तो जब वो टीले पानी से ऊपर रहते हैं, ठीक है, इतने बड़े होते हैं कुछ कि वहाँ पे गांव बस सकते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? चार कहते हैं। और जो डूब जाते हैं, जो निम्न भूमि होती है, जो भूमि के अंदर हो जाती है, जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहते हैं बेल। बेल निम्न भूमि होती है और चार जो है ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। तो ये हो गया गंगा का मैदान। तीसरी बात हमें करनी है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सबसे बड़ा द्वीप बनाया गया है, सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप, ठीक है। यहाँ पर एक नगर माजुली द्वीप पे बसा हुआ है, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए।